हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी की। कुछ बात हम लोगों ने कल कर लिया था, थोड़ा बहुत टॉपिक बचा था, वो आज अपन कंप्लीट कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था, जब भी अपन पीरियड की बात करेंगे तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या बढ़ रहा होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होता है और उसके साथ साथ क्या बढ़ रही होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। इसलिए जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है वो CH2 का ज़्यादा होगा, फिर NH2 का, फिर OH का, फिर फ्लोरीन नेगेटिव में, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। यदि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो लोन पेयर देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। देखो ऐसे समझ सकते हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा। अब ज़्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा तो लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। तो पीरियड में हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है। अब अपन बात करें ग्रुप में, जैसे मैं बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी का वो क्या होता है, ये होता है इन वाटर में। किस में, इन वाटर में, ये वाला रहेगा। दूसरा इन एसीटोन, मतलब जब भी आप पोलर सॉल्वेंट लोगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, आयोडीन का माइनस का सबसे ज़्यादा होगा, फिर ब्रोमीन माइनस, क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। और जब हम बात करें एसीटोन का तो उस केस में फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, क्लोरीन का, ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन का होता है। क्लियर है। तो हाँ, यहाँ पर कंसेप्ट लगता है क्या, सॉल्वेशन। देखो यहाँ पर तो समझ सकते हो कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा होगा, स्टेबलाइज हो रहा होगा। मतलब लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये कंसेप्ट किस में लगेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। बट पोलर के केस में क्या होता है, अब पोलर के केस में क्या है कि वाटर प्रेजेंट है, आप फ्लोरीन को वाटर में डाल रहे हो, आप क्लोरीन को वाटर में डाल रहे हो, आप ब्रोमीन को वाटर में डाल रहे हो और आप आयोडीन को, आयोडीन नेगेटिव को किस में डाल रहे हो, आयोडाइड को किस में डाल रहे हो, वाटर में डाल रहे हो। ठीक है। अब फ्लोरीन का क्या है, साइज छोटा है, साइज छोटा है मतलब चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो मोर सॉल्वेशन होगा। इधर सॉल्वेशन क्या होगा, सॉल्वेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और सॉल्वेशन क्या कर रहा होता है, चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा होता है। मतलब फ्लोरीन का नेगेटिव चार्ज थ्रू सॉल्वेशन के कैसा होगा, मोर स्टेबलाइज होगा। आयोडीन का साइज बड़ा है तो नेगेटिव चार्ज प्रॉपर स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा होगा। तो ध्यान रखना, इन वाटर में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये रहेगा और इन एसीटोन में ये रहेगा। ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया अपना। अब हम लोग बात करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, लास्ट हमारा टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसे कि जो कोई हम लोगों ने केमिकल जो इक्वेशन कंसीडर की थी उनमें कुछ रिएक्शन में तो इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा था। ऐसी स्टेप थे, कैसी थी, सिंगल स्टेप थी। अब जिनमें इंटरमीडिएट फॉर्म होगा वो कैसी होंगी, मल्टी स्टेप प्रोसेस होंगी। ठीक है। अब इंटरमीडिएट क्या क्या हो सकते हैं उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से इंटरमीडिएट हो सकते हैं। तो मैं बात करूं कौन कौन से इंटरमीडिएट हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो सकता है, जिसको अपन कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, कार्बेनाइन इंटरमीडिएट हो सकता है। क्या हो सकता है, कार्बेनाइन इंटरमीडिएट हो सकता है। थर्ड हम बात करें तो कार्बन फ्री रेडिकल हो सकता है, कार्बन फ्री रेडिकल, जिसको अपन कार्बन पर फ्री रेडिकल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ और भी इंटरमीडिएट हो सकते हैं। कौन कौन से, जैसे फोर्थ नंबर है आपका कार्बीन। कौन सा बेटा, कार्बीन। कार्बीन क्या है, एक एज इंटरमीडिएट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CH2 और एक इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। कार्बीन के बाद नंबर 5 होता है नाइट्रीन। क्या होता है, नाइट्रीन। नाइट्रीन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर NR, एक लोन पेयर इधर होता है और एक लोन पेयर इधर होता है। कार्बन नाइट्रस के बाद क्या होता है, बेंजाइन होता है। तो हमारे कितने रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, 6।
किसी भी केमिकल रिएक्शन में यदि इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है तो इनमें से कोई ना कोई इंटरमीडिएट बन रहा होगा, या तो वो कार्बोकेटाइन बन सकता है, या वो कार्बोनाइन बन सकता है, या फिर कार्बन फ्री रेडिकल बन सकता है, कार्बिन बन सकता है, नाइट्रीन बन सकता है और बेंजाइन। बेंजाइन का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये पाई लाइक एक्स्ट्रा पाई लाइक बॉन्ड होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे इंटरमीडिएट हो गए। अब एक एक करके इन सब की बात करेंगे, ठीक है, एक एक करके इन सब की बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट तुम्हारा क्या है, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन मतलब कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो कार्बोकेटाइन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो जो कार्बोकेटाइन होगा या तो वो sp2 हो सकता है या फिर sp हो सकता है, sp3 नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखना हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकता है इसका। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें हम लोग तो sp2 हो सकता है, sp हो सकता है, बट sp3 नहीं हो सकता है। जैसे देख लेते हैं अपन इसका एग्जाम्पल, जैसे CH2 CH3 CH2 पॉजिटिव। तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो एक तो सिग्मा बॉन्ड इधर है, 2 हाइड्रोजन के पास है, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp2। नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, इस केस में क्या हो जाएगा, sp। क्या हो जाएगा, sp। बट sp3 नहीं हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी बात करें स्टेबिलिटी की, तो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज जो करते हैं वो है रेजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट। और कार्बोकेटाइन को कौन स्टेबलाइज करेंगे, रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। ये सारे जो चीज़ें हैं क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे। तो लिख लेते हैं स्टेबलाइजिंग फैक्टर कौन है, R + M H और इंडक्टिव इफेक्ट। तो रेजोनेंस हो गया, मीजोमेरिक इफेक्ट हो गया, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, ये क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे। क्लियर है। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए जैसे कि CH3 इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाद यहाँ CH3 H और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, थर्ड स्ट्रक्चर है वो इधर पॉजिटिव चार्ज है। अब अपन को बताना है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान से देखोगे क्या इसमें रेजोनेंस लग रहा है, तो इसमें रेजोनेंस नहीं लग रहा है। इधर देखो एक CH3 ग्रुप इधर है, एक CH3 ग्रुप इधर है और एक CH3 ग्रुप इधर है। तो ध्यान देखो कि इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये 9 अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा मोर स्टेबलाइज होगा। इसके पास कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन है और थर्ड के पास कितने सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब बात यह देखिए अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं। तो आप लोगों ने हाइपर कंजुगेशन में पढ़ा होगा, कार्बोकेटाइन से जो जस्ट कार्बन होगा वो sp3 कार्बन होगा। कौन सा कार्बन होना चाहिए, sp3 कार्बन, और उससे अटैच हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच कार्बन कौन सा है, sp3, ये भी कैसा है sp3 और ये भी कैसा है sp3। तो 3 इसके पास हाइड्रोजन है, 3 इसके पास और 3 इसके पास, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यदि इंडक्टिव इफेक्ट लगाओगे तभी बता सकते हो आप लोग। देखो CH3 क्या लगाता है, +I, तो एक +I इधर से लग रहा है, एक +I इधर से लग रहा है और एक +I इधर से लग रहा है। तो इस स्ट्रक्चर में 3 +I लग रहे हैं, बट इसमें देखो कि ध्यान से तो कितने लग रहे हैं, 2 ही +I लग रहे हैं और इसमें सिर्फ एक +I लग रहा है। क्लियर है। अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो अपन बता सकते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर रेजोनेंस से, मीजोमेरिक इफेक्ट से, इंडक्टिव से और हाइपर कंजुगेशन से। अब देखते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन में ये कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। वो अपन देखेंगे जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में देखेंगे जो रिएक्शन का टाइप है, तो कौन कौन सी रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। तो जो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन कौन कौन सी रिएक्शन में होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो जिसमें फर्स्ट रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, उसमें इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हो रहा होगा, कार्बोकेटाइन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन से कंपाउंड शो करते हैं ये बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो कंपाउंड शो करते हैं उनका नाम है एल्कीन और एल्काइन। क्लियर है। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी इंटरमीडिएट क्या बन रहा होता है,
कार्बोकेटाइन। कौन बन रहा होता है? कार्बोकेटाइन। अब कौन से कंपाउंड शो करेंगे इस रिएक्शन को, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसको जो शो करेंगे वो है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा और एल्कीन और एल्काइन क्या फॉर्म, कौन सी रिएक्शन शो करेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसे ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी कौन बनेगा? कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा और इस रिएक्शन को कौन शो करेगा? बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव। ठीक है। और नेक्स्ट जो बनता है वो SN1 रिएक्शन में बनता है। अब SN1 रिएक्शन क्या होता है? SN1 देखो 1, तो 1 क्या हो जाएगा? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें भी क्या बनता है? इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है। अब कौन कौन से कंपाउंड है जो इस मैकेनिज्म को शो करते हैं, तो मैं नाम लिख देता हूँ। आपका एल्किल हैलाइड और एल्कोहल, ये क्या फॉर्म करते हैं? SN1 रिएक्शन को। ठीक है। उसके बाद है E1 रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन को भी कौन शो करते हैं? एल्किल हैलाइड और एल्कोहल्स। तो लिख लेना यहाँ पर भी कौन होंगे? एल्किल हैलाइड और एल्कोहल। ठीक है। तो कोई पूछता है आपको कि एल्कीन और एल्काइन कौन सी मैकेनिज्म शो करेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म। दूसरा है, आपको पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन शो करेंगे? बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव। यहाँ पर पूछ सकते हैं कि बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करते हैं? ESR। इसमें भी इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। थर्ड देखते हैं, कोई पूछता है कि RX और ROH मतलब एल्किल हैलाइड और एल्कोहल कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेंगे? SN1। इंटरमीडिएट इसमें भी बेटा क्या होगा? कार्बोकेटाइन। थर्ड रिएक्शन है आपका, फोर्थ रिएक्शन है E1 रिएक्शन। और एलिनिस रिएक्शन भी कौन सो कर रहे होते हैं? एल्किल हैलाइड और एल्कोहल। और इंटरमीडिएट क्या बन रहा होता है? कार्बोकेटाइन। अब देखो ध्यान से देखना कि एल्किल हैलाइड और एल्कोहल दोनों रिएक्शन शो कर रहे हैं, SN1 और E1। SN1 क्या है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और E1 क्या है? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इन दोनों रिएक्शन को कब डिफरेंशिएट करेंगे? इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं टेम्परेचर की हेल्प से। किसकी हेल्प से? यदि टेम्परेचर हाई होगा, मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो E1 को प्रेफर करेगा, और यदि 30 डिग्री सेल्सियस से कम है तो किसको प्रेफर करेगा? SN1। तो लिख लेना SN1 कहाँ प्रेफर होगी? लो टेम्परेचर पर। और E1 कहाँ प्रेफर होगी? हाई टेम्परेचर। क्लियर है? तो ये कुछ रिएक्शन है जिसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा तो एक ऐसा ये इंटरमीडिएट है जिसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है। रीअरेंजमेंट हो सकता है, एक्सपांसन हो सकता है और कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, जिसको कंप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट, एक्सपांसन और कंप्रेशन। ठीक है। तो फर्स्ट कार्बोकेटाइन हम क्या पढ़ेंगे? कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे। अब बात ये थी कि कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता क्यों है। देखो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है स्टेबिलिटी के लिए। हर एक रिएक्शन में सपोज करो कोई कार्बोकेटाइन बन रहा है, यदि 1 डिग्री बन रहा है तो वो चाहेगा कि मैं 2 डिग्री बनूं, तो 1 डिग्री से 2 डिग्री में शिफ्ट होना वही क्या है उसका? रीअरेंजमेंट। यदि सपोज करो 2 डिग्री बन रहा है तो क्या बनना चाहेगा वो? 3 डिग्री। तो 2 डिग्री से 3 डिग्री बनना वही क्या उसका? रीअरेंजमेंट। तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट एंड टाइम तक हो सकता है, बट कंडीशन ये है कि हर एक स्टेप में स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। समझ रहे हो? जैसे 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, कभी भी 2 डिग्री से 2 डिग्री नहीं जा सकता है। तो हर एक स्टेप में क्या बनना चाहिए? स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। अब वो स्टेबलाइज किसी से भी हो सकता है, या तो हाइपर कंजुगेशन के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा होगा, या फिर इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा होगा, या फिर रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा होगा। तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री होगा, और स्टेबलाइजिंग फैक्टर होंगे जो उसको क्या कर रहे होंगे? स्टेबलाइज कर रहे होंगे। तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में जो ऑर्डर होता है रीअरेंज का, वो रीअरेंज में सबसे हम प्रायोरिटी रखते हैं हाइड्रोजन का जो ट्रांसफर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है रीअरेंजमेंट में। तो हाइड्रोजन सबसे पहले रीअरेंज होता है, उसके बाद पीएच होता है, और उसके बाद एल्किल ग्रुप होता है। कौन सा होता है बेटा?
एल्किल ग्रुप। अब एल्किल ग्रुप में भी कौन सा, तो 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा रीअरेंजमेंट होता है, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद प्राइमरी। मतलब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ज़्यादा इजीली शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद 2 डिग्री एल्किल ग्रुप और उसके बाद फिर प्राइमरी ग्रुप। क्लियर है? जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि एक कोई ग्रुप बना है CH3 CH3 और यहाँ पर एक और CH3 है और यहाँ पर लगा दिया अपन ने CH2 पॉजिटिव। ठीक है, ये सपोज करो किसी भी रिएक्शन में एज इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है। तो अभी ध्यान से देखो कि कौन सा कार्बोकैटायन है ये। क्या मैं बोल दूँ प्राइमरी कार्बोकैटायन है? अब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है? ये वाला कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है कितने कार्बन से अटैच्ड है? एक कार्बन। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? प्राइमरी कार्बोकैटायन बोलेंगे। क्लियर है? अब देखो ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ 0 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 0 अल्फा हाइड्रोजन। कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने? देखो इस कार्बन से डायरेक्ट देखो, क्या ये sp3 कार्बन है? हाँ है। क्या इसके पास डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच्ड है? नहीं है। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 0 अल्फा हाइड्रोजन है। अब रीअरेंजमेंट कराने की कोशिश करो। अब रीअरेंजमेंट कैसे होगा? सबसे पहले किसकी शिफ्टिंग होती है? H की, फिर PH की, फिर उसके बाद एल्किल ग्रुप में 3 डिग्री 2 डिग्री और प्राइमरी। अब ध्यान से देखोगे तो जो नेक्स्ट कार्बन है इसके पास ना तो H है ना ही PH है, तो क्या है? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप में भी कौन है? CH3 यहाँ पर भी है, CH3 यहाँ पर भी है, CH3 यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, एक CH3 ग्रुप इधर ट्रांसफर कर देंगे और पॉजिटिव चार्ज को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या बन रहा होगा? एक CH3 इधर आ जाएगा, एक CH3 इधर आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3 आ जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखो रीअरेंजमेंट में चेक करो स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्या यहाँ पर प्राइमरी था बट यहाँ पर कैसा है? टर्सरी कार्बोकैटायन है। नेक्स्ट देखो अल्फा हाइड्रोजन, 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, 2 इसके पास है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हर एक स्टेप में हमें क्या बनाना है? स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। एंड टाइम तक रीअरेंजमेंट हो सकता है कार्बोकैटायन में, बट हर एक स्टेप में क्या बनना चाहिए? स्टेबल कार्बोकैटायन। क्या फर्दर रीअरेंजमेंट हो सकता है कार्बोकैटायन का? नहीं हो सकता है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन। जैसे कि मैंने दे रखा है यहाँ पर CH2 नहीं CH, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर क्या है? CH2 पॉजिटिव। इसमें रीअरेंजमेंट कराना है। क्या आप लोग करा सकते हो? देखो क्या करोगे, इस कार्बन के पास H है, एक PH ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप है। आप लोगों को पता है जो शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग का ऑर्डर क्या होता है? H का सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या करोगे आप लोग? इस H को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दोगे, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ ट्रांसफ़र करो। तो क्या बन रहा होगा? तो ध्यान से देखना, यहाँ पर आ जाएगा एक CH3 इधर था, एक पॉजिटिव इधर आ जाएगा और एक क्या बन जाएगा? CH3। देखो यहाँ CH2 यहाँ H चला जाएगा तो CH3 बन जाएगा। अब इस कार्बोकैटायन को ध्यान से देखना, ये क्या प्राइमरी था? प्राइमरी था। कितना अल्फा हाइड्रोजन था? सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन था। ये देखो ये कार्बोकैटायन किसके द्वारा स्टेबलाइज है? रेजोनेंस। क्या मैं बोल दूँ बहुत ज़्यादा स्टेबल है? दूसरा किसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, क्या फर्दर रीअरेंजमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रिंग का एक्सपेंशन। क्या देखते हैं? रिंग का एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि जो रिंग की बात करें साइक्लिक रिंग में आपकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप लोगों को पता होगा साइक्लिक रिंग का। तो 6 मेंबर सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर कितनी होती है? 4 होती है, फिर 3 मेंबर्ड होती है। तो देखो 5 मेंबर्ड किस में कन्वर्ट होना चाहिए? 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग कैसे होती है? मोर स्टेबल होती है। तो 5 से 6 जाना क्या है? कंप्रेशन। 5 से 6 जाना क्या है? एक्सपांसन। और यदि 7 मेंबर्ड है तो क्या बनना चाहिए? 6 मेंबर्ड। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? कंप्रेशन। क्या बोलेंगे उसको? कंप्रेशन बोलेंगे। तो एक्सपेंशन में बात करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे आपके पास ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो इसके पास 2 चॉइस है, आप लोग या तो इसका रीअरेंजमेंट करा सकते हो या फिर एक्सपांसन करा सकते हो।
अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखो क्या मैं बोल दूं ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, अरे बोलो, देखो ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो प्राइमरी कार्बोकेटायन है। और कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सिर्फ इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या करोगे आप लोग, इस वाले H को यहाँ ट्रांसफर कर दोगे और पॉजिटिव चार्ज को इधर ट्रांसफर कर दोगे, तो क्या बन रहा होगा, ये कुछ स्पीसीज ऐसा बन रहा होगा, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आ गया, CH3 आ गया। तो एक रीअरेंजमेंट करा के आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे। अब देखना ये कार्बोकेटायन कौन सा है, ये कार्बोकेटायन कौन सा है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। और उसके साथ साथ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 2 5, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल है, बट एक पॉसिबिलिटी और है, वो क्या है, देखो इसको मैं मिटाता हूँ। ओके, एक पॉसिबिलिटी और है, ये पॉसिबिलिटी क्या है, देखो एक पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, जैसे मैंने 5 मेंबर की रिंग ली थी, 5 मेंबर की रिंग, और यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, देखो ध्यान से देखो कितने मेंबर की रिंग है, 5 मेंबर। तो हम क्या करेंगे, 5 मेंबर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 6 मेंबर में। देखो ये वाला बॉन्ड में यहाँ से शिफ्ट करूँ तो क्या पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। देखो ये कितने कौन से मेंबर है, 6 मेंबर है, और ये 5 मेंबर है। और आप लोगों को पता है 6 मेंबर रिंग कैसी होती है, मोर स्टेबल होती है किससे, 5 मेंबर रिंग। अब इन दोनों की स्टेबिलिटी देखी जाएगी तो ये 5 मेंबर है, हाँ इसके पास 7 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास कितने 4 अल्फा हाइड्रोजन, बट इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा, क्योंकि 6 मेंबर रिंग है, इसमें एंगल स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसमें एंगल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो जब भी रिंग का एक्सपांसन भी हो रहा हो, रीअरेंजमेंट हो रहा हो, तो रिंग एक्सपांसन को अपन क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे, किस पर, रीअरेंजमेंट पर, ठीक है। तो अपन ने एक्सपांसन देख लिया, अब बात करेंगे किसकी, कंप्रेशन की। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना कंप्रेशन। जैसे कंप्रेशन की बात करूं तो मैं यहाँ पर 7 मेंबर रिंग लेता हूँ कोई एक, देखो तो ये कुछ 7, थोड़ा सा गलत बन गया, ये कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ध्यान से देखना ये कितने मेंबर की रिंग है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर की रिंग है। किस में कन्वर्ट होना चाहिए, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होना चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड में इधर शिफ्ट कर दूंगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो कुछ ऐसी रिंग बन जाएगी, ध्यान से देखना। और देखो ये बन रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव, देखो जैसे यहाँ आएगा तो पॉजिटिव चार्ज किधर आ जाएगा, इधर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, समझ रहे हो। देखो ये कितना था, 7 मेंबर, किस में कन्वर्ट हो गया, 6 मेंबर में। ध्यान रखना 7 और 6 में कौन ज़्यादा स्टेबल है, 6 मेंबर रिंग क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। तो क्या हो जाता है उसका कंप्रेशन, तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, कंप्रेशन बोलते हैं। तो हम लोगों ने कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बारे में देख लिया, और क्या बोलते हैं रीअरेंजमेंट चेक कर लिया, कंप्रेशन देख लिया, एक्सपांशन देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी, क्या देखेंगे, कार्बोनाइन। तो हम लोग अब बात करेंगे बेटा किसके बारे में, कार्बोनाइन के बारे में। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकता है, sp2 हो सकता है, इसका बेटा sp3 भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, और sp हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ, देखो CH3 नेगेटिव, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो देखो कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो एक लोन पेयर और 3 क्या है, हाइड्रोजन, क्या sp3 हो जाएगा इसका, अरे बोलो 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, क्या 4 हो जाएगा, तो sp3। इधर देखोगे CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव,
देखो क्या इसका भी क्या हो जाएगा, sp2 एक निगेटिव चार्ज, एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, क्या हो जाएगा sp2। नेक्स्ट एग्जांपल में देखूं इधर का, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड C पर निगेटिव, देखो एक सिग्मा इधर और एक लॉन पेयर, क्या हो जाएगा इसका sp। तो कार्बन आयन का जो sp2 भी हो सकता है, sp3 भी हो सकता है और sp भी हो सकता है। स्टेबलाइजिंग फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं इसके, तो स्टेबलाइजिंग फैक्टर की बात करें तो जो स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है वो -m होता है, -i होता है और -m -i, ये दो स्टेबलाइजिंग फैक्टर होते हैं। या फिर एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है उस निगेटिव चार्ज की वजह से, तो वो भी क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। या फिर बैक बॉन्डिंग भी क्या करती है, बैक बॉन्डिंग भी निगेटिव चार्ज को क्या करती है, स्टेबलाइज करती है। तो ये तो कुछ क्या है, निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें इंटरमीडिएट एज ए कार्बन आयन बनेगा, ठीक है। तो कार्बन आयन जो रिएक्शन मैकेनिज्म, कौन कौन सी रिएक्शन है जो एज ए कार्बन आयन इंटरमीडिएट बॉन्ड बनाएंगी, तो उसमें फर्स्ट रिएक्शन होती है एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन। अब कौन से कंपाउंड शो करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड शो करेंगे, कौन शो करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बन आयन, क्या बनता है, कार्बन आयन। ऐसे ही क्लेजन सिमेट रिएक्शन, क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, ये भी कौन शो करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। इंटरमीडिएट क्या बनता है, एज ए कार्बन आयन बनता है। थर्ड आपका पर्किन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, कौन बनता है, इंटरमीडिएट एज ए कार्बन बनता है। तो कुछ ही 3-4 जो एल्डोल कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन है, इनमें इंटरमीडिएट जो बनता है वो क्या बनता है, कार्बन आयन बन रहा होता है, ठीक है। तो अपन लोगों ने इसका स्टेबलाइजिंग फैक्टर देख लिया। हाँ, अब कार्बन आयन में ना तो रीअरेंजमेंट होता है, ना एक्सपांसन होता है, ना ही कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है। तो ध्यान रखना, सिर्फ किसमें एक्सपांसन, रीअरेंजमेंट और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है, कार्बोकेटायन के केस में। तो थर्ड हम लोग बात करेंगे कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, थर्ड जो हमारा है वो है हमारा कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन पर क्या होगा, फ्री रेडिकल। अब इसका जो हाइब्रिडेशन है ना, वो sp3 भी हो सकता है और sp2 भी हो सकता है। मोस्टली तुम देखोगे CH3 रेडिकल है, क्या होगा, sp2 होगा। sp भी हो सकता है, क्या हो सकता है, sp भी हो सकता है, और कुछ केस में sp3 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं CF3 रेडिकल sp3 है और CH3 रेडिकल क्या है, sp2 है, ठीक है। अब स्टेबलाइजिंग फैक्टर की बात करें इसके, तो जिसका स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है एज लाइक कार्बोकेटायन की तरह होता है। तो स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है इसका +m, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी स्टेबलाइज कर रहा होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी, रेजोनेंस भी, +m इफेक्ट, ये तो क्या कर रहे होते हैं, इस फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं इसका, जैसे कि एज लाइक कार्बोकेटायन, जैसे कार्बोकेटायन में देखा था ना, वैसे ही देखो यहाँ पर ये रेडिकल होगा, एक ये रेडिकल होगा, एक रेडिकल इधर, एक CH3 रेडिकल है। तो ध्यान से देखो फर्स्ट में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कंजुगेशन है तो देखो 3 +i लग रहे हैं, इधर 2 +i लग रहे हैं, इधर एक ही लग रहा है, उधर है नहीं। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन से भी काउंट कर सकते हो, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो +i भी स्टेबलाइज कर रहा होगा इसको, रेजोनेंस भी स्टेबलाइज कर रहा होगा और हाइपर कंजुगेशन भी स्टेबलाइज कर रहा होगा, ठीक है। अब कौन कौन सी रिएक्शन है जिसमें इंटरमीडिएट एज ए कार्बन फ्री रेडिकल बन रहा होता है, तो ध्यान रखना कौन कौन सी तो रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें, कौन कौन सी मैकेनिज्म है जिनमें इंटरमीडिएट एज ए कार्बोकेटायन बनेगा। तो जिसमें फर्स्ट है
FrSr, सेकंड है FrAr। फ्री रेडिकल एडिशन